हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब तो नीट को बहुत ही कम टाइम बचा है एंड ट्रस्ट मी, लास्ट डेज की स्मार्ट रिवीजन आपके रैंक को इम्प्रूव कर सकती है। तो इस वीडियो सीरीज में हम करने वाले हैं स्मार्ट रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आज स्टडी करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन भी बहुत रहता है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक्स को भी शॉर्ट एंड क्लियर वे में रिवाइज करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, यानी कि डीएनए की कॉइलिंग। अब क्वेश्चन ये है, डीएनए की कॉइलिंग की नीड क्यों है। तो देखो बेटा, हमारे एक डिप्लॉयड सेल में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है और ये डीएनए प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस में। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक टिपिकल न्यूक्लियस का डायमेंशन है 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर। अब इतने छोटे स्पेस में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को फिट करना है, जिसकी वजह से ये पैकेजिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को न्यूक्लियस में फिट करने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स, जिनका नाम है हिस्टोन्स। ये हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक प्रोटीन्स हैं बिकॉज दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स, जैसे कि लाइसिन एंड आर्जिनिन। And these lysine and arginine carry positive charge in their side chains, जिसकी वजह से ये हिस्टोन्स हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये बाइंड करेंगे नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ, तभी डीएनए की कॉइलिंग होगी। हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, जिनमें से H1 को छोड़ के बाकी सारे हिस्टोन्स और उनकी 2 कॉपीज मिलके बनाती हैं एक ऑक्टामर। ये ऑक्टामर एक कोर का काम करेगा। इसी कोर के ऊपर हमें नेगेटिवली चार्ज डीएनए को रैप करना है। तो देखो डायग्राम में हमारे पास 8 हिस्टोन्स प्रेजेंट हैं, जो मिलके एक कोर तैयार करेंगे और इस कोर के अराउंड आपने नेगेटिवली चार्ज डीएनए को रैप कर देना है। इसके अलावा हमारे पास H1 प्रोटीन भी है, H1 हिस्टोन, जो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा एंड फर्दर डीएनए कॉइलिंग में हेल्प करेगा। हिस्टोन प्लस डीएनए मिलके जब कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे तो बेटा इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। याद रखेंगे, मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स एक साथ जुड़ के एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको बीड्स ऑन स्ट्रिंग फॉर्म में दिखेगा। इस क्रोमैटिन के 2 रीजन्स हैं, एक है यू क्रोमैटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमैटिन। बेटा यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन नीट में काफी बार पूछा गया है, तो आप प्लीज इसको ध्यान से समझेंगे। तो क्या डिफरेंस है यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में, ये देखेंगे। बेटा जो यू क्रोमैटिन पार्ट है उसमें डीएनए लूजली पैक्ड रहेगा, और लूजली पैक्ड होने का कारण है हिस्टोन की मॉडिफिकेशन। यू क्रोमैटिन रीजन में हिस्टोन एसिटाइलेशन शो करेंगे, जिससे इनका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज और रिड्यूस हो जाएगा। अगर हिस्टोन्स का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब डीएनए और हिस्टोन की इंटरैक्शन वीक हो गई। वीक हो जाने की वजह से उस रीजन में डीएनए लूज हो गया, ओपन स्ट्रक्चर बन गया। अब इस ओपन स्ट्रक्चर में ट्रांसक्रिप्शन करने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज
इजीली बाइंड हो सकता है। इसी वजह से यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन। और इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए टाइटली पैक्ड रहेगा, क्योंकि यहां पे हिस्टोन एसिटाइलेशन नहीं होती। अगर हिस्टोन एसिटाइलेशन नहीं हुई तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ हिस्टोन मेंटेन रहेगा और डीएनए हिस्टोन इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगी और डीएनए लूज नहीं होगा, क्लोज स्ट्रक्चर रहेगा। क्लोज स्ट्रक्चर होने की वजह से, कॉम्पैक्शन होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करने वाला एंजाइम इस रीजन पे बाइंड नहीं हो सकता। इसी वजह से हम इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन। तो बेटा याद कर लो इसको, ये बार बार पूछा जाता है। और एक और चीज बेटा, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होंगे डीएनए हेलिक्स के। याद रखो, हेलिक्स डीएनए के 200 बेस पेयर्स होते हैं एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में। तो अब जल्दी से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। ये है हमारा नीट 2022 का क्वेश्चन। तो जल्दी से स्टेटमेंट्स देखें, हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करनी है। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। यस, यहाँ पे हिस्टोन एसिटाइलेशन होगी जिसकी वजह से इस रीजन में लूजली पैक्ड डीएनए मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। नो बेटा, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? इनएक्टिव। यहाँ पे डीएनए टाइटली पैक्ड है जिसकी वजह से यहाँ ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट है हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए न्यूक्लियोसोम। यस, हमारे पास कोर था, ऑक्टामर है, उसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो रखा था जिससे बना न्यूक्लियोसोम। सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर, दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 नो 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। बेटा एनसीईआरटी की ये लाइन है, ये हो गया गलत। एक न्यूक्लियोसोम में आपको मिलेंगे 200 बेस पेयर्स। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहां सही हैं बेटा? ए सही है, सी सही है बेटा, एंड डी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असर्शन है बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड साइमल्टेनियसली। यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर एक ही टाइम पे दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह एक्ट करने लग जाएं तो बेटा ये डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाएंगे डिफरेंट सीक्वेंस के साथ, और ये डिफरेंट आरएनए डिफरेंट प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। सेकेंडली, हो सकता है कि ये जो आरएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर जाएं, और अगर इनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई तो ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। तो रीजन में भी यही लिखा है, if two complementary RNAs are produced simultaneously, they would have tendency to form double-stranded RNA and this would prevent translation. तो ये रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है सेगमेंट ऑफ डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन में यूज होगा। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए को कॉपी करके आरएनए बनाते हैं, और जो डीएनए का सेगमेंट आरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन में यूज होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में है 3 रीजन्स और इस पे आते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला रीजन है हमारे पास प्रमोटर रीजन,
फिर लास्ट में आएगा टर्मिनेटर रीजन, और प्रमोटर एंड टर्मिनेटर के बीच में आ जाता है स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर एक ऐसा रीजन है जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। जो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन करने वाला है आरएनए पॉलीमरेज, बेटा ये उसकी बाइंडिंग साइट है। तो प्रमोटर रीजन इज बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। और ये प्रमोटर रीजन TA रिच रीजन है। आरएनए पॉलीमरेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आरएनए की सिंथेसिस करता है, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जितने भी नए आरएनए बनेंगे बेटा वो 5 प्राइम से स्टार्ट होके 3 प्राइम तक बनेंगे। तो इसका मतलब इसका टेम्पलेट हो जाता है ऑपोजिट पोलैरिटी का। बेटा ये है हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसी से ही कॉपी करके हमने mRNA या RNA बनाने हैं। तो बेटा ये ऊपर वाला स्ट्रैंड हो जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसको कॉपी करके हम बनाएंगे RNA। और इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड को बोला जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड बेटा वैसे तो कोई चीज कोड नहीं करता, बट फिर भी इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड क्यों है? क्योंकि जो नया आरएनए यहां बनेगा, जो mRNA हम यहां बनाएंगे, उसका सीक्वेंस और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस सिमिलर होता है, U और T को छोड़ के। वो आगे हम एक क्वेश्चन में समझेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रमोटर और टर्मिनेटर की लोकेशन पे। सारे रेफरेंसेस कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग बनेंगे। बेटा कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे प्रमोटर कहां है और टर्मिनेटर कहां है। तो देखो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर लगा हुआ है, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे टर्मिनेटर लगा हुआ है। और ये आ गया ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट। बेटा इस स्टार्ट पॉइंट के आगे जितना भी सीक्वेंस आएगा, आगे मतलब फॉरवर्ड, जितना भी सीक्वेंस आएगा उसको हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। और इस स्टार्ट पॉइंट के पहले जो सीक्वेंस आएगा उसको बोला जाएगा अपस्ट्रीम। तो अब देखो लाइन कैसे आएगी। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड टुवर्ड्स अपस्ट्रीम प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है, एंड टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। इस चीज को याद रखना है। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर लगाना है, उसका लोकेशन अपस्ट्रीम हो जाएगा, और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ टर्मिनेटर आएगा यानी कि डाउनस्ट्रीम। और अगर आप प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड की डेफिनेशन भी रिवर्स हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है बेटा स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट है डीएनए का जो एक्चुअल में आरएनए बनाने वाला है, जिससे आरएनए का सीक्वेंस तैयार होगा, और टर्मिनेटर पे आके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। हमारे पास है 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 में लिखा है प्रमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। यस, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट कौन है बेटा? प्रमोटर। प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है by switching the position of promoter with terminator the definition of coding and template strand could be reverse। देखो अभी हमने डिस्कस किया ये हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम और एक स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड है बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अभी हमने प्रमोटर इस लोकेशन पे स्टडी किया था कि प्रमोटर यहां है और टर्मिनेटर है 3 प्राइम एंड की तरफ, ये है टर्मिनेटर।
अभी हमने सीखा कि 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर रीजन होगा कोडिंग स्ट्रैंड के, और 3 प्राइम एंड पे टर्मिनेटर होगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ये मेरे पास एक स्ट्रैंड हो गया बेटा, ये हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड हो गया। अगर मैं प्रमोटर को इस तरफ ले आऊं और टर्मिनेटर को पहले रख दूं, तो अब आप मुझे बताएं कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग है और कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट। तो देखो बेटा, जहां 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर लग गया तो इसका मतलब वो स्ट्रैंड हो जाएगा कोडिंग। अब ऊपर वाला कोडिंग स्ट्रैंड है जिसके 5 प्राइम पे प्रमोटर है और 3 प्राइम पे टर्मिनेटर है, तो इसका ऑपोजिट स्ट्रैंड कौन होगा बेटा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इस चीज को याद रखेंगे, प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन हमें कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग बनाने होते हैं। अब जब आप प्रमोटर टर्मिनेटर की लोकेशन हटा देंगे, चेंज कर देंगे, तो टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड की डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आएगा हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीट 2023 का, जिसमें पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड। बेटा हमें कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस पूछा था और mRNA का सीक्वेंस गिवन था। कोडिंग स्ट्रैंड यानी कि डीएनए का सीक्वेंस पता करना है। तो देखो ये है हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से हम बनाएंगे कोडिंग स्ट्रैंड, और इसी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से हमें मिलेगा mRNA का स्ट्रैंड। इस टेम्पलेट को कॉपी करके कोडिंग स्ट्रैंड बनाया गया है, और इसी टेम्पलेट को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से करके हमने mRNA का सीक्वेंस बनाया है। तो दोनों की पोलैरिटी भी सेम होगी और दोनों का सीक्वेंस भी सिमिलर होगा। सिर्फ एक डिफरेंस है U एंड T का। mRNA में यूरेसिल आएगा और डीएनए के सीक्वेंस में थायमिन आएगा। तो बेटा पोलैरिटी भी सेम है और सीक्वेंस भी सिमिलर है। तो जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में पोलैरिटी सेम जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और सीक्वेंस भी हमारा सेम जाएगा, U की जगह पे T होगा। सेकंड ऑप्शन में अगर देखो तो सीक्वेंस सेम है बट पोलैरिटी का डिफरेंस है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड और फोर्थ में अगर हम देखें तो हमें बेटा डीएनए का स्ट्रैंड बताना था, डीएनए का सीक्वेंस बताना था। थर्ड और फोर्थ में यूरेसिल है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन हो गया बेटा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया नीट का बेटा, री नीट 2024 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 RNA polymerases in the nucleus in addition to RNA polymerase found in the organelles. Yes, यूकैरियोट्स में हर एक RNA को बनाने के लिए एक डिफरेंट RNA polymerase है, in addition to the RNA polymerase found in organelle. ऑर्गेनेलिस वाले अलग हैं। और ये 3 RNA पॉलीमरेज के फंक्शंस भी पेपर में आते हैं बेटा, इसको भी ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई। All 3 RNA polymerases in eukaryotic nucleus have different role. Yes, हर RNA को बनाने के लिए हमारे पास एक अलग RNA पॉलीमरेज है। कौन कौन से RNA पॉलीमरेज होते हैं बेटा हमारे पास? RNA poly 1, poly 2 एंड poly 3। इन सब का फंक्शन अलग अलग रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसके फंक्शन भी देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए ये स्टेटमेंट 2 भी क्या होगी बेटा? सही हो गई। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बना? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज कौन सा आरएनए बनाता है। तो देखो हमारे पास 3 आरएनए पॉलीमरेज है मेनली यूकैरियोट्स में। आरएनए पॉलीमरेज 1
बनाएगा 28s rRNA, 18s rRNA एंड 5.8s rRNA। तो rRNA बनाने का काम किसका है? पॉली 1 का। और RNA पॉलीमरेज सेकेंड बनाता है HNRNA। बेटा HNRNA का मतलब हेट्रोजीनियस RNA, जिसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलेंगे। इसकी मॉडिफिकेशन के बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे mRNA में। तो HNRNA या mRNA को बनाने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? RNA पॉलीमरेज सेकेंड। लास्ट हमारे पास आएगा RNA पॉलीमरेज थर्ड, जो सारे छोटे RNA बनाएगा, जैसे कि tRNA, छोटा सा snRNA या फिर 5s rRNA। तो देखो, इससे हम बनाएंगे tRNA, 5s rRNA एंड snRNA। snRNA का मतलब स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, सारे rRNA पॉली 1 ने बनाए, सिर्फ एक को छोड़ के, 5s rRNA को छोड़ के, वो पॉली 3 बनाएगा। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था नीट 2023 में कि व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो जल्दी से देख के बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ mRNA। बेटा ये प्रिकर्सर HNRNA है, इसी को हम मॉडिफाई करके mRNA बनाते हैं। तो बेटा ये किसका काम हो गया? ये पॉली सेकंड का काम है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, हमें तो पॉलीमरेज 3 का फंक्शन देखना है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली snRNA। नो, पॉली 3 tRNA भी बनाता है एंड 5s RNA भी बनाएगा, तो ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ rRNA, 28s, 18s, 5.8s। बेटा वो तो किसका काम है? पॉली 1 का काम है बेटा, ये भी नहीं स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5s rRNA एंड snRNA। यस, ये है फंक्शन ऑफ RNA पॉलीमरेज 3। तो बेटा इसको याद कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीट 2020 का। क्वेश्चन है नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे DNA अनवाइंडिंग में कौन हेल्प करेगा? तो देखो, रेप्लिकेशन में तो हमारे पास स्पेशल हेलिकेज एंजाइम था जो DNA हेलिक्स को ओपन करता था, बट ट्रांसक्रिप्शन में कोई स्पेशल हेलिकेज नहीं होता। यहाँ पे RNA पॉलीमरेज ही लोकली DNA स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करेगा। जहां जहां RNA पॉलीमरेज DNA के साथ बाइंड हो गया, वहां वहां DNA हेलिक्स ओपन होता चला जाएगा और वहां बनेगा ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो किसने हेल्प किया DNA हेलिक्स को ओपन करने में ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? तो हमारा आंसर आएगा RNA पॉलीमरेज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। यहां है हमारे पास स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स, और ये है रीनीट 2024 का क्वेश्चन। तो देखो, स्टेटमेंट 1 में है इन प्रोकैरियोट्स RNA पॉलीमरेज इज केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पे हम पहले ट्रांसक्रिप्शन का थोड़ा आइडिया ले लेते हैं बेटा। ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें एंजाइम चाहिए DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, और साथ में कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लगेंगे। बेटा इनिशिएशन पे सिग्मा फैक्टर काम करेगा, क्योंकि यही सिग्मा फैक्टर प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और RNA पॉलीमरेज की प्रमोटर रीजन पे बाइंडिंग करवाएगा। आफ्टर इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो जाता है और रह जाता है सिर्फ RNA पॉलीमरेज कोर एंजाइम, जो इलोंगेशन करेगा। इलोंगेशन तब तक होती रहेगी जब तक टर्मिनेटर रीजन नहीं आ जाता।
टर्मिनेटर रीजन पे हमारे पास है एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, रो फैक्टर। रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होके न्यूली सिंथेसाइज आरएनए को रिलीज कर देता है और हो जाती है यहां ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन। तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या थी हमारी। स्टेटमेंट 1 में पूछा गया था कि आरएनए पॉलीमरेज इज केपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। यस, आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन करवाएगा। स्टेटमेंट 2 है आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद रो फैक्टर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। बेटा ये स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा रो फैक्टर टर्मिनेशन में हेल्प करता है, इनिशिएशन में नहीं। ये एक एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, लाइन है आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली, जिसका मतलब है शॉर्ट टाइम या टेम्परेरी। बेटा शॉर्ट टाइम के लिए आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट होगा विद रो फैक्टर एंड सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर के साथ जब वो एसोसिएट हो गया तो इनिशिएशन होगी, और रो फैक्टर के साथ हो गया तो टर्मिनेशन करवाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद sigma factor and rho factor to initiate and terminate the process respectively। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो जाती है रॉन्ग, और आंसर हमारा बनेगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआर। असर्शन में है इन प्रोकैरियोटिक सेल ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर the mRNA is fully transcribed। yes, प्रोकैरियोटिक सेल में यानी कि बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं है, तो यहां ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में होगा और ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो दोनों एक साथ साथ हो सकते हैं। रीजन में यही लिखा है देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। इसी वजह से ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों एक साथ हो सकते हैं। अभी ट्रांसक्रिप्शन खत्म भी नहीं हुई, जो एमआरएनए का पार्ट बन चुका है उस पे राइबोसोम अटैच होकर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करवा देते हैं। एक तो रीजन हमारे पास ये है। दूसरा रीजन है देयर इज नो नीड फॉर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल post transcriptional modification in prokaryotes। प्रोकैरियोट्स में जो एक बार आरएनए बन गया वो ही फाइनल आरएनए होगा और वो ही डायरेक्ट यूज होगा ट्रांसलेशन में। उसको कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की नीड नहीं होती। तो जैसे ही आरएनए बना तो उस पे राइबोसोम्स अटैच हुए और पॉलीपेप्टाइड चेन भी बननी स्टार्ट हो गई। तो रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर आएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोट्स में कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की नीड नहीं होती। वहां जो आरएनए बन गया वो ही फाइनल आरएनए है और वो ट्रांसलेशन में डायरेक्ट यूज होगा। बट यूकैरियोट्स में हमें न्यू आरएनए की मॉडिफिकेशन करनी होगी, तब जाके वो ट्रांसलेशन में यूज हो पाएंगे। तो बेटा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन यूकैरियोट्स में होती है, जिसमें 3 स्टेप्स होंगे, 3 प्रोसेसेस होंगे। एक है कैपिंग, दूसरा है टेलिंग और तीसरा स्प्लाइसिंग। कैपिंग में 5 प्राइम एंड पे आरएनए के 5 प्राइम एंड पे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड की एक कैप लगेगी, और ये अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है मीथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मीथाइलेटेड 7th पोजीशन पे मिथाइल आ गया, मीथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगी है 5 प्राइम एंड पे। और ये कैप करेगी क्या बेटा, ये एमआरएनए को 5 प्राइम एंड से प्रोटेक्ट करती है, डिग्रेडेशन से बचाएगी। और दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है वो है बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम विद एमआरएनए। ट्रांसलेशन इनिशिएट होने से पहले
बेटा राइबोसोम के साथ mRNA बाइंड करेगा और इस बाइंडिंग में हेल्प करने वाली है कैप। इसके ऑपोजिट 3 प्राइम एंड पे आपको टेलिंग मिलेगी बेटा, एक टेल मिलेगी। टेल में 200 to 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज ऐड होते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बहुत सारे एडिनाइलेट रेजिड्यूज ऐड हो जाएंगे जो इस mRNA को 3 प्राइम एंड से प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो टेल का फंक्शन क्या हो जाएगा? टेल प्रोटेक्ट्स mRNA फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय एक्सोन्यूक्लियस इंक्रीजिंग इट्स लाइफ स्पैन इन द साइटोप्लाज्म। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एडिनाइलेट रेजिड्यूज ऐड हुए हैं तो टेलिंग को हम पोली एडिनाइलेशन भी बोलते हैं, पोली एडिनाइलेशन। और तीसरा स्टेप होगा हमारा स्प्लाइसिंग। पहले तो कंसेप्ट समझो बेटा, जो हमारे पास आरएनए न्यू बन के आया उसमें हमें डिफरेंट रीजन मिलने वाले हैं और कुछ ऐसे रीजन है जो हमें ट्रांसलेशन में नहीं चाहिए। एचएनआरएनए पे डिफरेंट सीक्वेंस है बेटा। एक तो होते हैं कोडिंग सीक्वेंस जो हमें ट्रांसलेशन में चाहिए, जिनकी ट्रांसलेशन होगी, और फिर होते हैं कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिनकी ट्रांसलेशन नहीं होती तो हम इनको रिमूव करेंगे। एचएनआरएनए पे जो कोडिंग सीक्वेंस है उसको एक्सोन बोला जाएगा और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसको इंट्रोन्स बोला जाएगा। तो हमारे पास एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन ऐसे कॉम्बिनेशन है। हमें इस स्टेप में इंट्रोन्स को रिमूव करके एक्सोन्स को जोड़ना है और इसी स्टेप को हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सोन्स। इस स्प्लाइसिंग में हमारी हेल्प करने वाले हैं एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्नाप्स। एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे स्नाप्स, जो इंट्रोन्स को रिमूव करेंगे। बेटा स्नाप्स के कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। स्नाप का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नाप्स होंगे बेटा, उनको हम बोलेंगे स्प्लाइसियोसोम और यही स्प्लाइसियोसोम इंट्रोन्स को रिमूव करेंगे। तो देखो काम कैसे करेगा। ये है मेरे पास इंट्रोन, मोस्ट कॉमन जो इंट्रोन्स होते हैं उनके पास 5 प्राइम एंड पे GU होगा, सीक्वेंस होगा, एंड 3 प्राइम एंड पे AG होगा। तो जहां GU है तो उसको हम बोल देंगे 5 प्राइम स्प्लाइस साइट और जहां 3 AG प्रेजेंट है उसको हम बोल देंगे 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। तो GU 5 प्राइम स्प्लाइस साइट होगा और AG 3 प्राइम स्प्लाइस साइट होगा। इसी स्प्लाइस साइट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे स्प्लाइसियोसोम। तो यहां हमारे पास स्प्लाइसियोसोम बाइंड होने वाले हैं बेटा, यहां पे स्प्लाइसियोसोम बाइंड होंगे और इस इंट्रोन को लैरिएट की फॉर्म में, एक लूप की फॉर्म में, लैरिएट की फॉर्म में रिमूव करेंगे। तो आप यहां देखो बेटा, ये क्या है? ये है हमारे पास स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम इंट्रोन्स की स्प्लाइस साइट को रिकॉग्नाइज करके कट लगाते हैं और लैरिएट की फॉर्म में इसको रिमूव कर देंगे। लूप, एक प्रकार का लूप की फॉर्म में इसको रिमूव कर देंगे। जब इंट्रोन्स रिमूव हो गए, अब बारी है एक्सोन 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 को जोड़ने की और इनकी ज्वाइनिंग के लिए हमें चाहिए होगा आरएनए लाइगेज। आरएनए लाइगेज एंजाइम सभी एक्सोन्स को जोड़ देगा। तो एक फाइनल जो आरएनए हमारे पास आया तो बेटा उसमें आपको 5 प्राइम एंड पे कैप मिलेगी,
3 प्राइम एंड पे आपको टेल मिलेगी, एडिनाइलेट रेजिड्यू टेल मिलेगी, और कोई इंट्रॉन नहीं मिलेगा, एक्सोन 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 मिलेंगे। इस आरएनए को हम बोलेंगे मैच्योर आरएनए। इसको हम बोलने वाले हैं बेटा मैच्योर आरएनए। यहां क्वेश्चन आता है HNRNA is longer than mature RNA. Yes, HNRNA पे तो इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं, बट हमारे पास मैच्योर आरएनए में सिर्फ क्या है, एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन। तो हमारे पास जो मैच्योर आरएनए है, इट इज शॉर्टर देन HNRNA। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ज्यादा लंबी है और मैच्योर आरएनए छोटा होगा। अब ये mRNA रेडी है ट्रांसलेशन करने के लिए। अब ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में, जहां इसको मिलेंगे राइबोसोम्स और ट्रांसलेशन होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2025 लास्ट नीट का। तो इसमें बेटा हमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स पूछे थे कि कौन कौन से होते हैं। स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। बेटा अभी जो हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट्स पढ़े, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग, बेटा ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे। न्यूक्लियस में तीनों प्रोसेसेस जब हो जाएंगे तब मैच्योर आरएनए साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ट्रांसलेशन करने के लिए। तो स्प्लाइसिंग पहले होगी, देन उसके बाद प्री mRNA ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म में। तो बेटा ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। हमें मैच्योर आरएनए को स्प्लाइसिंग से बाद ट्रांसपोर्ट करना है साइटोप्लाज्म में। देन उसके बाद स्टेटमेंट आती है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन। तो बेटा ये किसकी बात हो रही है, स्प्लाइसिंग की बात हो रही है। हमें यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स पूछे हैं, फर्स्ट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में नहीं आता। स्प्लाइसिंग यस, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट है। देन उसके बाद एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA, ये बात की जा रही है कैपिंग की। यस, ये भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ एडेनिन रेजिड्यूज एट 3 प्राइम एंड ऑफ HNRNA, ये बात हो गई हमारी टेलिंग की, और ये भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट है। फिर उसके बाद बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, बेटा ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में नहीं आता, और हमें यहाँ पे आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं चाहिए क्योंकि उसकी बाद में ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से 3 ऑप्शंस हमारे, 3 स्टेटमेंट्स हमारे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट हैं, बी, सी एंड डी। तो हमारा आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन प्रोसेस के स्टेप्स का। हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन के स्टेप्स रैंडम दिए हैं और हमें इसका सीक्वेंस बताना है। तो सीक्वेंस पता करने के लिए हमें ट्रांसलेशन प्रोसेस को ब्रीफ में समझना होगा। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड की चेन को तैयार किया जाता है और इन अमाइनो एसिड को पहले हमें एक्टिवेट करना होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। इनको एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए होगा स्पेशल एंजाइम जिसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। इस एंजाइम के पास 3 साइट्स हैं, एक अमाइनो एसिड के साथ बाइंड होगी, एक एटीपी के लिए है और एक टीआरएनए के लिए है। ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज अमाइनो एसिड्स को एटीपी की हेल्प से एक्टिवेट करेंगे और बनाएंगे एक कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में एएमपी ऐड होगा बेटा और 2 फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे। इसी कॉम्प्लेक्स से हम टीआरएनए भी बाइंड करेंगे और उसकी चार्जिंग होगी।
तो बेटा एक एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड ही अपने कोगनेट टीआरएनए के साथ बाइंड हो सकता है। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे चार्जिंग और अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, यानी कि अब हमें टीआरएनए के से बाइंड करना है उसका अमाइनो एसिड, वो भी इसी एंजाइम की हेल्प से होगा। जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स हमने एक्टिवेशन के टाइम पे बनाया था, उसी कॉम्प्लेक्स में टीआरएनए आकर बाइंड होगा और इस एंजाइम की हेल्प से टीआरएनए एंड अमाइनो एसिड की बाइंडिंग होगी और फिर एएमपी एंड एंजाइम रिलीज हो जाएंगे। जब एक टीआरएनए अपने अमाइनो एसिड के साथ बाइंड हो गया तो उस टीआरएनए को हम बोलेंगे चार्ज टीआरएनए या फिर अमाइनो असाइलेटेड टीआरएनए। तो फर्स्ट स्टेप में हमने अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन की, सेकंड स्टेप में टीआरएनए को चार्ज किया और दोनों स्टेप्स में हमारी हेल्प की अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज ने, जो अमाइनो एसिड्स और उनके टीआरएनए के लिए स्पेसिफिक होते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन तब होगी जब स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एमआरएनए के साथ बाइंड होगा एट 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए। देखो बेटा, फर्स्ट कोडोन एंटीकोडोन बाइंडिंग जो है वो डायरेक्ट पी साइट पे होती है। कहने का मतलब फर्स्ट टीआरएनए, इनिशिएटेड टीआरएनए, मीथियोनिन वाला टीआरएनए डायरेक्ट आता है पी साइट पे और बाकी जो टीआरएनए होंगे वो ए साइट से आएंगे। एक बार जब डायरेक्ट टीआरएनए पी साइट पे आ गया, फिर उसके बाद लार्ज सब यूनिट आके जुड़ेगी और इस लार्ज सब यूनिट पे हमारे पास 3 साइट्स हैं। एक साइट होगी ए साइट, जिसको असेप्टर साइट बोला जा सकता है, अमीनो असाइल साइट बोला जा सकता है, जहां से न्यू टीआरएनए एंटर करेंगे। और फिर उसके बाद आती है बेटा पी साइट, जहां पे पेप्टाइड चेन ग्रो करेगी। और फिर उसके बाद आ जाएगी ई साइट, जहां पे अनचार्ज टीआरएनए बाहर निकलेंगे। तो पहला टीआरएनए डायरेक्ट आएगा पी साइट पे और उसके बाद वाले टीआरएनए ए साइट से एंटर करेंगे। ये सारा प्रोसेस आ जाता है इलॉन्गेशन में। इलॉन्गेशन के टाइम पे न्यू अमाइनो एसिड्स जो हैं बेटा, न्यू टीआरएनए जो हैं वो ए साइट पे आएंगे और जब पी साइट वाला टीआरएनए एंड ए साइट वाला टीआरएनए पास में आ जाते हैं तो उनके अमाइनो एसिड्स के बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखेंगे, जो अमाइनो एसिड पी साइट पे है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप एंड जो अमाइनो एसिड ए साइट पे है उसका अमीनो ग्रुप, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो आप लाइन को याद करो, पेप्टाइड बॉन्ड एस्टैब्लिश बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप of amino acid of P site and amino group of amino acid at A site with the help of peptidyl transferase enzyme। ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम एक्चुअल में राइबोजाइम्स हैं। राइबोजाइम्स जैसे 23 srRNA इन प्रोकैरियोट्स एंड 28 srRNA इन यूकैरियोट्स। तो इन्हीं राइबोजाइम्स की हेल्प से हम बनाएंगे दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। फिर उसके बाद ये जो राइबोसोम की यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स, ये एमआरएनए के अलोंग रन करेंगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन जीटीपी को यूज करके होगा। राइबोसोमल सब यूनिट्स कोडोन टू कोडोन मूव करेंगी और अमाइनो एसिड्स को चेन में ऐड करती चली जाएंगी। देखो, हमारे पास यहाँ पे वैलिन वाला टीआरएनए आ गया ए साइट पे। जब ट्रांसलोकेशन हुई तो मीथियोनिन वाला टीआरएनए शिफ्ट होगा ई साइट पे, वैलिन वाला टीआरएनए आएगा पी साइट पे और न्यू टीआरएनए आ जाएगा ए साइट पे। यहां पे देखो, न्यू टीआरएनए फिनाइलएलेनिन आ गया है ए साइट पे
और ये प्रोसेस तब तक होता चला जाएगा जब तक कोई स्टॉप कोडोन नहीं आ जाता। एक बार स्टॉप कोडोन आ गया ए साइट पे, तब हो जाएगी टर्मिनेशन। तो पेप्टाइड सिंथेसिस स्टॉप्स व्हेन अ टर्मिनेशन कोडोन, चाहे वो यूएए हो, यूएजी और यूजीए, अपीयर्स एट ए साइट। एक बार यूएजी या फिर कोई और स्टॉप कोडोन आ गया ए साइट पे, तब उसके लिए कोई टीआरएनए नहीं आएगा। स्टॉप कोडोन्स किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। तो फिर यहां आएगा कौन? यहां पे आएंगे रिलीजिंग फैक्टर्स। बेटा रिलीजिंग फैक्टर जब ए साइट पे आ गया, वो बाइंड करेगा स्टॉप कोडोन के साथ। और इस प्रोसेस के लिए भी हमें क्या चाहिए? जीटीपी चाहिए। Releasing factors bind to stop codon, terminating translation and releasing the complete polypeptide. जब releasing factor stop codon से bind हो गया, तो बेटा ये अमाइनो एसिड की चेन को रिलीज करवा देगा और टर्मिनेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद सारी मशीनरी को सेपरेट करने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए हमारे पास होते हैं डिसोसिएशन फैक्टर्स। इन डिसोसिएशन फैक्टर्स की हेल्प से दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स अलग हो जाएंगी, सारी मशीनरी सेपरेट हो जाएगी। तो अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन सीक्वेंस वाला क्वेश्चन ये रहा। देखो अब बनाओ इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, हमें सीक्वेंस पता करना था। सबसे पहले इनमें से अमाइनो असाइलेशन करवानी होगी टीआरएनए की। एक्टिवेशन के बाद अमाइनो असाइलेशन होगी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप बन जाता है इन सभी गिवन स्टेटमेंट्स में से। फिर उसके बाद इनिशिएशन होगी जब स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए के साथ बाइंड होगी। तो ये हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है बेटा। फिर उसके बाद सीक्वेंशियल बाइंडिंग होगी टीआरएनए की टू एप्रोप्रिएट कोडोन इन एमआरएनए। अपने कोडोन्स के अकॉर्डिंग टीआरएनए ऐड होते चले जाएंगे। ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। फिर राइबोसोम मूव करेगा कोडोन टू कोडोन, जिसको हमने नाम दिया था ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन से नए नए अमाइनो एसिड्स टीआरएनए के साथ ऐड होते चले जाएंगे और चेन बढ़ती चली जाएगी। फिर रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम राइबोसोम नहीं, फिर उसके बाद रिलीज फैक्टर जो स्टॉप कोडोन पे आएंगे बेटा। रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडोन से बाइंड होंगे, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगी राइबोसोम से। तो फिफ्थ स्टेप आ जाता है हमारा बाइंडिंग ऑफ रिलीज फैक्टर टू स्टॉप कोडोन। फिर उसके बाद पेप्टाइड चेन को हम रिलीज कर देंगे फ्रॉम राइबोसोम। तो ये आ गया सिक्स्थ स्टेप। तो कौन कौन से ऑप्शंस कैसे हम बनाएंगे? तो पहले आया था बी, फिर ए, डी, सी, एफ, ई, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो एनसीईआरटी बेटा अच्छे से पढ़ के जाएं, सारी लाइंस पढ़ के जाएं, सारे स्टेप्स पढ़ के जाएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, इन इट्स फर्स्ट फेज अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP and are linked to their cognate mRNA। बेटा ये स्टेटमेंट हो गई गलत। फर्स्ट स्टेप में अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, और यही एंजाइम एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को उसके कोगनेट यानी रिलेटेड टीआरएनए के साथ बाइंड करेगा। तो बेटा यहाँ एमआरएनए की जगह क्या आना चाहिए? टीआरएनए। तो पहली स्टेटमेंट हो गई है रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम। यस, राइबोसोम पे ही प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो राइबोसोम को हम बोलेंगे प्रोटीन फैक्ट्री। तो बी स्टेटमेंट सही हो गई। सी स्टेटमेंट में लिखा है अ ट्रांसलेशनल यूनिट इन एमआरएनए इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड
by start codon AUG and the stop codon and codes for polypeptide. तो ट्रांसलेशन यूनिट कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा? स्टार्ट कोडोन AUG से स्टार्ट होगी और एंड होगी बेटा स्टॉप कोडोन से और बनाएगी अमाइनो एसिड चेन, कोड करेगी पॉलीपेप्टाइड के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही हो जाती है। फिर आती है स्टार्ट कोडोन AUG इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटेड टीआरएनए। यस, फर्स्ट कोडोन के लिए फर्स्ट टीआरएनए आएगा, तो फर्स्ट कोडोन को रिकॉग्नाइज कौन करेगा बेटा? इनिशिएटेड टीआरएनए, हमारा फर्स्ट टीआरएनए। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, ड्यूरिंग इलॉन्गेशन राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग टीआरएनए। गलत बेटा, ट्रांसलोकेशन एमआरएनए के अलोंग होती है। ट्रांसलोकेशन मतलब कोडोन टू कोडोन मूवमेंट जब होगी राइबोसोम की, तो बेटा वो अलोंग दी एमआरएनए होगी। तो हमारी ई स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। तो क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, कौन कौन सी करेक्ट हैं? बी, सी एंड डी। तो यहां 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बन जाता है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइंस। स्टेटमेंट 1 है, mRNA has some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated regions, जिनको बोला जाएगा UTR। mRNA पे कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनकी ट्रांसलेशन नहीं होती, वो सिर्फ ट्रांसलेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होते हैं। तो बेटा जो ये UTR हैं, ये करेंगे इंक्रीज ट्रांसलेशन एफिशिएंसी। इनकी पोजीशन पे भी क्वेश्चन आता है। तो स्टेटमेंट 2 देखेंगे, द यूटीआर्स आर प्रेजेंट एट बोथ 5 प्राइम एंड आफ्टर स्टार्ट कोडोन एंड एट 3 प्राइम एंड बिफोर स्टॉप कोडोन। बेटा ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, क्योंकि स्टार्ट कोडोन AUG से पहले यूटीआर है और स्टॉप कोडोन के बाद यूटीआर है। और पोलैरिटी का भी ध्यान रखेंगे। तो होना क्या चाहिए था स्टेटमेंट में? यूटीआर प्रेजेंट है 5 प्राइम एंड बिफोर स्टार्ट कोडोन एंड 3 प्राइम एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन। तो 5 प्राइम एंड पे स्टार्ट कोडोन से पहले यूटीआर प्रेजेंट होगा और 3 प्राइम एंड पे स्टॉप कोडोन के बाद यूटीआर प्रेजेंट होगा, जो इंक्रीज करेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी को। तो स्टेटमेंट सेकंड हो जाता है रॉन्ग। हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन बनेगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन। तो आई होप इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको रिवीजन हुई होगी। बेटा ऐसे ही रिवाइज करते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।